पढ़ूं। सर आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, ये पहली बार सही बोला है। गुड आफ्टरनून सर। 5 बजे के बाद गुड इवनिंग होगा। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा। कल हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, उसे फटाफट रिपीट कर देता हूं। बच्चों, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन करता है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है बेटा। बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स की वैल्यू होती है QVB sin थीटा। थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। थीटा जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो बच्चों थीटा 0 डिग्री होगा और उस कंडीशन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है तो थीटा 180 डिग्री होगा तो भी फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति कर रहा है तो उस पर चुंबकीय बल 0 आएगा, 0। फिर आपको मैंने डायरेक्शन की बात बताई थी बेटा। जो फोर्स होता है वो होता है Q V क्रॉस B। V क्रॉस B फोर्स की डायरेक्शन इससे निकालते हैं। इसमें जो अपनी ये तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये जो सर माइक बंद करने बोलिए ना किसी को। मैं कर रहा हूं। बच्चों, ये करंट की डायरेक्शन होता है। तो करंट के लिए आप पॉजिटिव चार्ज लेना है, नेगेटिव हो तो उल्टा लेना है। ये फोर्स की डायरेक्शन है। फिर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, पश्चिम से पूर्व, तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? हमने निकाला था ना, शायद ऊपर की तरफ आई थी, अपवार्ड, है ना, ऊपर आई थी, ऊपर। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों। ये सीधा तार है, स्ट्रेट वायर, इसमें आई करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। ये स्ट्रेट वायर है, सीधा तार, इसमें आई करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इस करंट के पैरेलल जा रहा है ना। जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है।
तो मुझे बताइए जो ये स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, वैल्यू नहीं बतानी। तो बैक नीचे की ओर सर, अंदर अंदर की ओर। अंदर मतलब ऐसे वाला अंदर, बोर्ड के अंदर है सर नीचे साइड। नीचे यस सर। वेलोसिटी के अपोजिट। बेटा चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, याद रखो। तो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट तो कभी आ ही नहीं सकता। देखो हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि हमारा जो फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और ये जो फोर्स होता है ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन कभी भी वेलोसिटी के अपोजिट नहीं आ सकती, इससे नीचे की ओर तो पॉसिबल नहीं है और अंदर की ओर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा। तो बच्चों इस जगह चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो फोर्स अंदर भी नहीं आ सकता। तो अब इससे निकालो ना, इससे निकालो। बी अंदर आ गया, वेलोसिटी ऊपर आ गया। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये वेलोसिटी होता है ऊपर की ओर, तो फोर्स इधर आएगा। तो बच्चों इधर की तरफ आएगा फोर्स, ये देखो। तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, बाईं ओर टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। बच्चों ये नोट कर लेना और शब्दों में लिखना चाहो तो शब्दों में भी लिख लो। चुंबकीय बल हमेशा वेग के तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। V और B दोनों के हमेशा लंबवत होता है। चुंबकीय बल हमेशा वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो बच्चों इस पर एक और बात बता रहा हूं, काम की बात है, ढंग से सुनना बेटा। सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि चुंबकीय बल वेग के लंबवत होता है इसलिए ये वेग की दिशा बदल सकता है, परंतु वेग का परिमाण अर्थात कण की चाल को परिवर्तित नहीं कर सकता। इंग्लिश में बोल रहा हूं। सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, so it can change the direction of motion of the charged particle, but it cannot change the speed of the charged particle. तो बच्चों स्पीड को नहीं बदल सकता क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। याद हो सर्कुलर मोशन में यही होता था। सर्कुलर मोशन में भी जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता था वो v के परपेंडिकुलर होता था, इसलिए सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती थी, स्पीड चेंज नहीं होती थी। इसलिए चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। लिखो, नोट लगाओ, बढ़िया, बहुत स्पेशल चीज है ये। नोट लगाकर लिखो, नोट NOT लिखो। पहले इंग्लिश में देखो, सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि चुंबकीय बल हमेशा वेग के लंबवत होता है, क्योंकि चुंबकीय बल हमेशा वेग के लंबवत होता है। सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, so it can change the direction of motion of charged particle
अतः यह आवेशित कण के गति की दिशा बदल सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल बट it cannot change speed. It cannot change speed as well as kinetic energy of the particle. It cannot change speed as well as kinetic energy of the particle. परंतु कण की चाल तथा गतिज ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर सकता। परंतु कण की चाल तथा गतिज ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर सकता। Hence, work done by magnetic force on charged particle is always zero. Hence, work done by magnetic force on charged particle is always zero. अतः चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। अतः चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये पैराग्राफ था। कभी भी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं करता क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यहीं से हमारे अगले टॉपिक का रास्ता भी खुलता है। क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इसलिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है। तो हेडिंग लिखो, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति। देखो, यदि आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, if velocity of charged particle is perpendicular to magnetic field, यदि आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो कण वृत्तीय गति करता है। If velocity of charged particle is perpendicular to magnetic field, velocity of charged particle is perpendicular to magnetic field, then particle moves along a circle. अब डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम देखो बच्चों। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब तो समझते हो ना? यस सर। क्रॉस मतलब अंदर की ओर। मैग्नेटिक, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इस तरह है, वेलोसिटी इधर है, प्लस क्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? डाउन टू अप। आप ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। इस उंगली को इधर इंडिकेट कर दो, ये करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज, तो अंगूठा ऊपर आ रहा है। तो बच्चों फोर्स जो होगा वो अपवर्ड होगा। तो बच्चों अगर इस पर फोर्स ऊपर लगेगा और ये इधर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूमने लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो मैं दोबारा बना रहा हूं। तो बच्चों ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमने लगेगा, ये इधर जा रहा था, अचानक फोर्स इधर लगने लगा, फोर्स इधर लगने लगा, तो फोर्स ने वेलोसिटी को घुमा दिया और घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, सर्कल में घूमने लग गया, है ना? मैंने ऊपर लिखा है ना, वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैंने थीटा 90 दिया है। तो अगर थीटा 90 हो
तो बेटा चुंबकीय बल हो जाएगा QVB। QVB sin थीटा होता है ना बेटा, 90 होने पर sin 91 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVB। ये दो लाइनें लिखो, डायग्राम बनाओ, चलो डायग्राम बनाओ और दो लाइनें लिखो। यस सर। हाँ, अब आगे एक लाइन लिखो, लिखो सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि चुंबकीय बल वेग के लंबवत है। सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि चुंबकीय बल वेग के लंबवत है, thus it works as centripetal force. It works as centripetal force. अतः यह अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। अतः यह अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। तो बच्चों, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, तो हमारा QVB mv²/r के बराबर हो जाएगा। अरे बच्चों, याद है ना सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला, या भूल गए? याद एक वेलोसिटी कट गई, तो हमारा रेडियस का फार्मूला आ गया mv/qb। mv बचा, q नीचे ले आओ, b नीचे ले आओ, r इधर ले जाओ। तो बच्चों, हमारे सर्कुलर पाथ का रेडियस निकल आया। लिख लो, ये दोनों लाइनें लिख लो। r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है r। r समानुपाती v आ रहा है मेरा। r जो है वो v के प्रोपोर्शनल है, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना बड़ा सर्किल बनाएगा। वेलोसिटी कम होगी तो छोटा सर्किल बनेगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बड़ा सर्किल बनेगा। बच्चों, इसके टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 2πm/qb। घूर्णन काल टाइम पीरियड होता है 2πr, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरे चक्कर में डिस्टेंस कितना होता है? 2πr, और स्पीड कितनी है? v, है ना बच्चों? यहां पर r यहां से रख दो, तो जब r रखोगे तो t का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला याद करना है, 2πm/qb। तो जतिंदर ने सही बोला था, ये आवर्त काल टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। (2πm/qb). बच्चों, गौर से देखो, जो आवर्त काल है, टाइम पीरियड, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। पार्टिकल चाहे धीरे चले, तेज चले, एक सर्किल में समय उतना ही लग रहा है। बच्चों, ये तो गलत बात हुई ना। हम जानते हैं अगर तेज चलता तो जल्दी एक चक्कर पूरा करता, तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था ना। यहाँ वेलोसिटी पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? बताओ, बोलो। एक बार फिर से बोलिए सर, आप क्या बोल? मैं दोबारा क्वेश्चन बोलता हूं। बच्चों, हम जानते हैं ना, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो साइकिल जल्दी पूरा होगा, तो टी कम आना चाहिए। यानी कि जो टी है वो v पर डिपेंड करना चाहिए, पर ये नहीं कर रहा। क्यों? सर, सिर्फ एक चक्कर लगाने को आवर्तकाल बोलते हैं ना। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात बोली है?
तो सर एक चक्कर बस लगाने को आवर्त काल बोलेंगे तो वी पे थोड़ी ना डिपेंड कराएंगे उसको। मेरे करम, अरे मैंने क्या बोला ना, एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं, पर तेज चलेगी तो जल्दी पहुंचेगी ना, एक चक्कर जल्दी होगा ना, तो वी पर डिपेंड किया या नहीं किया? किया सर। तो ये क्या हो बोल रही है? गया। अरे तेज चलोगे तो एक चक्कर जल्दी होगा ना, करना तो एक ही चक्कर है, पर तेज चलोगे तो जल्दी होगा, तो वी पर डिपेंड करना चाहिए ना, ये क्यों नहीं कर रहा? सर जी हाँ बेटा, वो क्या बोलते हैं उसका आर भी क्योंकि डिपेंड निर्भर नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती ना उस पर। कर रहा है भाई वी पर। छोटे से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते तुम लोग। अरे सीधा सीधा बोलो कि सर अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना बड़ा चक्कर होगा, तो तेज चलेगा तो जब चक्कर भी बड़ा करना पड़ेगा, तो अल्टीमेट टाइम उतना ही लगेगा। समझ गए? सेम रेडियस नहीं है, अगर सेम रेडियस को ज्यादा वेलोसिटी से कवर करता तो समय कम लगता, लेकिन यहाँ वेलोसिटी बढ़ाओगे तो चक्कर भी उतना, राउंड भी बड़ा हो जाएगा, अल्टीमेट समय सेम लगेगा, क्योंकि आर वी के प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा रेडियस होगा, तो तेज चलोगे तो चक्कर बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए समय बराबर ही लगेगा, टाइम सेम लगेगा। लेकिन आप लोगों ने जो आंसर्स दिए बेटा वो सही नहीं थे। अच्छा एक और बात बताओ पहले, आजकल तो तुम खैर यही वाला टॉपिक इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो, तो मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। बच्चों ये प्रोटॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। नहीं सर, सर 1.67 होता है, 1.67 into 10 to the power गुणे 10 की घाते 24। सेम है ये, कि आपको प्रोटॉन का मास नहीं पता। 9.1 कौन बोला? 1.67 10 to the power minus 27, मैंने ही तो लिखा था अभी 2-3 दिन पहले किसी क्वेश्चन में। हाँ अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ई होता है, स्मॉल ई बोल सकते हो, 1.6 into 10 to the power minus 19। अब दूसरा बच्चों, ये ड्यूट्रॉन जो होता है इसका मास कितना होता है? जितना प्रोटॉन का होता उतना ही सर, मतलब 2 ज्यादा, 1.675 गुणे 10 की घाते माइनस 24 ग्राम। अरे काय को बेइज्जती करते हो तुम लोग, मेरी भी, सर की भी और अपनी भी। अरे ड्यूट्रॉन पूछा है सर 2। True sir. सर प्रोटॉन के मास के 2 गुना। ड्यूट्रॉन सर प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा, एक बार और बोलिए ना। अरे हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है? सर ड्यूट्रॉन एंड राइट। वही बोल रहा हूं मैं। तो सर उसका मास 2। हाँ 2 डबल हो जाएगा, ऐसा बोलो। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का डबल होगा। और चार्ज कितना होता है? 0 होता है सर। नहीं बेटा, पूरे एटम का नहीं पूछा, ड्यूट्रॉन केवल न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, केवल न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन हटा दो। अरे ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ना, इसलिए मास तो डबल हो जाता है, लेकिन चार्ज स्मॉल ई ही रहता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बताओ? अल्फा क्या होता है? हीलियम 2 प्लस 2। हीलियम का +2 आयन। हीलियम न्यूक्लियस, उसका नाभिक। हाँ नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक। तो इसका मास कितना होता है हीलियम का? 4। 4।
4 होता है। और चार्ज कितना होता है? +2 +2। वेरी गुड। 2 हाँ बच्चों ये लिख लो, प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, हम 1 बोलेंगे। न्यूट्रॉन का मास होता है 2 AMU, हम 2 बोलेंगे 2। और अल्फा का मास हम बोलेंगे 4 होता है, 4 होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, न्यूट्रॉन का चार्ज भी +E होता है, और अल्फा का चार्ज होता है +2E। अब इन पर क्वेश्चन दे रहा हूं, ढंग से करना। ये वैल्यू लिख लो बेटा। और अब है ना मेरा क्वेश्चन भी लिखो। बच्चों एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, तीनों कण एक साथ समान चुंबकीय क्षेत्र में समान चाल से गतिशील हैं। बच्चों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा तीनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इक्वल स्पीड से। तो उनके सर्कुलर पाथ के रेडियस का रेशियो बताइए। वृत्तीय पथ की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब प्रोटॉन का रेडियस, न्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा का रेडियस, इन तीनों का अनुपात बताना है आपको। क्या आएगा? तीनों पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहे हैं, तीनों की चाल समान है, तो इनके रेडियस का रेशियो बताओ बेटा। सर वो सेकंड लास्ट में क्या लिखा है? क्यूब अल्फा। तो वही कॉपी कर रहे हो क्या अभी तक? ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये अल्फा। क्यू प्रोटॉन, क्यू न्यूट्रॉन, क्यू अल्फा। एम प्रोटॉन, एम न्यूट्रॉन, एम अल्फा है। अरे इसको लिखते रहोगे क्या? क्वेश्चन करो ना अब तो। एक अनुपात 2 अनुपात 2, ये जतिंदर का आंसर है। बाकी लोग भी बताएं। सबका यही है, नम्रता, प्रियंका, आरती। ठीक है बेटा, मैं भी देखता हूं। बच्चों जो रेडियस होता है ना, वो होता है mv/qb। तीनों पार्टिकल का v सेम है, b सेम है, लेकिन m और q अलग है। हम जानते हैं r प्रोटॉन, r न्यूट्रॉन और r अल्फा, इनका जो रेशियो आएगा वो m/q का रेशियो आएगा। तो बच्चों प्रोटॉन के लिए m कितना होता है? 1। q कितना होता है? e। अनुपात न्यूट्रॉन के लिए m कितना होता है? 2। q कितना होता है? e। अनुपात अल्फा के लिए m होता है 4 और q होता है 2e। e कर लिया, तो ये आ गया 1:2:2। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसी कैटेगरी का है। बच्चों अगर ये तीनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम काइनेटिक एनर्जी से गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो फिर उनकी रेडियस का रेशियो बताइए। बच्चों ये तीनों पार्टिकल अगर समान चुंबकीय क्षेत्र में समान गतिज ऊर्जा से गति करते हैं, तीनों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आर का रेशियो बताना है आपको। क्या है इस बार? काइनेटिक एनर्जी सेम है,
पहले आप आर के जो फार्मूला है, रेडियस का जो फार्मूला है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब कर पाओगे आप। ऐसे देखो बच्चों, हमारा जो रेडियस होता है वो होता है mv/qb। mv जो होता है ये मोमेंटम है, संवेग। mv क्या है? संवेग p। और आपको याद होगा k बराबर काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता था। तो p यानी कि संवेग जो होगा √2mk होगा। इस p को वहां रख दो तो बच्चों रेडियस का फार्मूला बन जाएगा √2mk/qb। इसको काम में लो इस क्वेश्चन में, इस फार्मूले को। तो अब k तीनों का सेम है और b सेम है, m और q अब ये वाला काम में लो। अब यहां से आगे चलना, यहां तक कॉपी कर लो, इसके आगे चलो। क्या बोला था? 1:1। प्रांजल तुम्हारा सही है, सोनम गलत है, अर्चना और भावना सही है, साक्षी अनुराग सही है बेटा, वेरी गुड। देखो मैं इसे आगे पूरा कर देता हूं बच्चों। तीनों का k सेम है और b सेम है और 2 सेम है। तो r प्रोटॉन, r न्यूट्रॉन और r अल्फा आएगा बेटा। m अंडर रूट के अंदर है, प्रोटॉन का मास 1 होता है, ऊपर आएगा √1 और q होता है e। न्यूट्रॉन का मास होता है 2, ऊपर आएगा √2 और q होता है e। बच्चों अल्फा का मास होता है 4, ऊपर आएगा √4 और q होता है 2e। e काट दो, ये √1 यानी कि 1 बचा, ये √2 बचा बेटा। √4 2 होता है, 2 से 2 कटा, ये 1 बचा। ये आंसर आ गया। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये 2 प्लेट है, 2 समांतर प्लेट है, पैरेलल प्लेट, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों एक चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, ये +q है, और v वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कर रहा है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है।
दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। बच्चों हम जानते हैं जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा वैसे ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा, अंदर एंटर करते ही सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा। पहले बताओ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या क्लॉकवाइज जाएगा अंदर घुसने के बाद? एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों प्लेटों के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए यदि ये आवेशित कण सामने वाली प्लेट से नहीं टकराता है तो। दोबारा सुन लो, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इफ चार्ज पार्टिकल डजंट कोलाइड टू द सेकंड प्लेट। अगर आवेशित कण दूसरी प्लेट से नहीं टकराता तो हमें d का न्यूनतम मान बताइए क्या होगा। मास m है, d की वैल्यू बतानी है, mv की वैल्यू। What is the minimum value of d if particle does not collide to the second plate? जी कोई तो बताए। ये लोग कोई बता ही नहीं रहा। चलो हम ही बता देते हैं भाई। सुनिए बच्चों, अगर हम चाहते हैं सामने वाली प्लेट से नहीं टकराए तो इसका पाथ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे जाए बस इसके पास से वापस आ जाए और बाहर निकल जाए यहां से। इसका मतलब ये जो d है ये बच्चों रेडियस, तो ये रेडियस होगा ना r, तो d की मिनिमम वैल्यू जो है वो r के बराबर होनी चाहिए। अगर d r से कम हुआ तो ये सामने वाली प्लेट से टकरा जाएगा और r कितना होता है mv/qb। तो ये आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। यदि हम चाहते हैं ये सामने वाली प्लेट से नहीं टकराए तो d जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वो त्रिज्या से बड़ा होना चाहिए। त्रिज्या से छोटा हुआ, r से कम हुआ तो ये सामने वाली प्लेट से टकरा जाएगा। समझ गए? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप है। बच्चों ये 3 चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, तीसरा अल्फा। कैसे बताओ? एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा।
बच्चों तीनों सेम मोमेंटम से समान संवेग से, तीनों का मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद ये अलग अलग रास्ते पर चले गए ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। एक गलती हो गई है, दो पार्टिकल सेम पाथ पर जाएंगे। रुको 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 रुको, काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं देना चाहता मैं। वेलोसिटी सेम ले ले तो वेलोसिटी सेम लेने से 1 2 और 2 ये भी सेम आएगा, मजा नहीं आएगा। दो पार्टिकल लो, तीन मत लो, तीन को कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है, छोड़ो। तीन में दो सेम आ रहे हैं हमेशा। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना उससे आंसर का हिंट भी मिल रहा होगा। तो बच्चों एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, बस दो ही है, तीन मत लो। और बच्चों ये इक्वल स्पीड से, अब मोमेंटम भी चेंज कर दो, सेम स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले तो साथ साथ आ रहे थे, बाद में अलग अलग हो गए। एक पहले रास्ते पर गया, दूसरा दूसरे रास्ते पर गया। आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड में कौन प्रोटॉन का रास्ता है और कौन सा न्यूट्रॉन का रास्ता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, सेम स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। दोनों अंदर घुसने के बाद अलग अलग रास्ते पर चले गए। इनमें से कौन सा रास्ता प्रोटॉन का है, कौन सा रास्ता न्यूट्रॉन का है, बस ये बताना है। सर फर्स्ट वाला ना प्रोटॉन का रहेगा। मैं थोड़ा मतलब प्रोटॉन का। अच्छा डायग्राम बना दूं ऐसे। हाँ अब बोलो आंसर, बोलो। फर्स्ट वाला प्रोटॉन का सर। बच्चों हमें डायग्राम देखकर क्या पता लग रहा है? डायग्राम देखकर ये पता लग रहा है पहले वाले का रेडियस कम है और दूसरे वाले का रेडियस ज्यादा है। देख लो ना, ये तो छोटा सर्कल कर रहा है, ये बड़ा सर्कल कर रहा है। R होता है mv/qb। बच्चों दोनों के लिए v सेम है और v सेम है, तो हमें देखना है किसका रेडियस बड़ा होगा। बेटा प्रोटॉन के लिए m/q कितना आएगा? 1 आएगा, और न्यूट्रॉन के लिए m/q कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर न्यूट्रॉन का रेडियस ज्यादा होगा, तो यानी कि दूसरा पाथ न्यूट्रॉन का है क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, और पहला वाला प्रोटॉन का है, तो आपका आंसर सही है। तो बच्चों फर्स्ट पाथ जो होगा, पहला पाथ वो प्रोटॉन का होगा, और दूसरा जो होगा वो न्यूट्रॉन का होगा, तो न्यूट्रॉन का रेडियस डबल आता है प्रोटॉन से। सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। एक बार और सुन लो बेटा। प्रोटॉन का रेडियस कितना आएगा? प्रोटॉन का मास कितना है? 1, और चार्ज कितना है? E। V और V तो सेम है ना। और न्यूट्रॉन का मास कितना है? 2, चार्ज कितना है? E, और V और V तो सेम है। इन दोनों में रेडियस किसका ज्यादा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सॉरी का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा है। न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा। बच्चों तुम लोग पहली बार जो बोलते हो चलाकर गलत बोलते हो क्या? मजाक चल रहा है क्या? नो सर नो, वो गलती से निकल गया था सर। गलती से निकल गया? ऐसे तो लीड निकल जाएगा गलती से, इतनी बड़ी गलती मत करो। तो मेरा बच्चा न्यूट्रॉन का रेडियस ज्यादा है, और इन दोनों में रेडियस किसका ज्यादा है? सेकंड का। इसका मतलब सेकंड न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। जिसका रेडियस ज्यादा है वो न्यूट्रॉन होगा। तो देखने में लग रहा है ना ये तो रेडियस कम है और ये वाला रेडियस ज्यादा है। अभी भी समझ में आया या नहीं आया?
आ गया सर। हाँ, तो बेटा फर्स्ट पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन होगा और सेकंड पार्टिकल न्यूट्रॉन होगा। बच्चों अब सर्कुलर पाथ के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक साइक्लोट्रॉन के बारे में और बता दूं, लिखो साइक्लोट्रॉन, लिखो साइक्लोट्रॉन। बच्चों साइक्लोट्रॉन का काम बता रहा हूं क्या है, ये हैवी और पॉजिटिव चार्ज आयंस को एक्सेलरेट करने के काम आता है। देखो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आयंस। साइक्लोट्रॉन धनायन को त्वरित करने के काम आता है। It is used to accelerate positive ions. बच्चों थोड़ा बहुत वर्किंग बता दूं इसका क्या होता है। वैसे तो ज्यादा वर्किंग तो 12th में लिखने के काम आता है, है ना। नीट के लिए तो फार्मूला काम आएगा इसका, लेकिन समझना पड़ेगा। बच्चों इसमें क्या होता है, डी शेप की दो डिस्क होती है। अभी डायग्राम अच्छा नहीं बना, रुकना। ऐसे दो डिस्क होती है डी शेप की। ये देखो, ये उल्टा डी, ये सीधा डी। डी डी फॉर डॉग वाला शेप है ना। बच्चों ये दो डिस्क है, होलो डिस्क है। थोड़ी मोटाई आपको दिखा नहीं रहा, अंदर है मोटाई, होलो डिस्क है। बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, ऐसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इन दोनों डिस्क के बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बच्चों इन दोनों डिस्क को हम लोग एसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। बच्चों ये एसी सोर्स होता है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, पर हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ आए, अभी एसी वगैरह नहीं पढ़ा ना हमने। बच्चों जिस आयन को हमें एक्सेलरेट कराना है उसे यहाँ बीच में सोर्स रख देते हैं, उसका सोर्स यहाँ बीच में रख देते हैं सेंटर। अब एक आयन को थोड़ी सी वेलोसिटी देते हैं और वो इधर राइट वाले डी में एंटर कर जाता है। आप ढंग से सुनना बच्चों, ये पॉजिटिव आयन है, जैसे ही यहाँ एंटर करेगा, एंटर करती चुंबकीय बल लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और ये सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगेगा। बच्चों अभी वेलोसिटी है ना, अभी वेलोसिटी बहुत कम है, तो सर्कल का रेडियस बहुत छोटा होगा। तो बच्चों ये छोटे से सर्कल में घूमकर फिर वापस बीच वाले स्पेस में आ जाएगा। बच्चों जैसे ये बीच वाले स्पेस में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि है ना, पहले ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, लेकिन ये जितने टाइम में सेमी सर्कल करेगा, अर्धवृत्त करेगा, उतने टाइम में ये पोलैरिटी ध्रुव चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। कोशिश करना समझने की, नहीं आए तो फार्मूला तो जिंदाबाद है। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो माइनस प्लस को खींचेगा, ये इधर जाएगा और इधर एंटर करके इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बच्चों वेलोसिटी बढ़ने से उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। अब ये थोड़े
थोड़े बड़े सर्कल में घूमकर यहाँ पहुंचेगा, लेकिन बच्चों जितनी देर में ये सेमी सर्कल करेगा अर्धवृत्त, उतनी देर में पोलरिटी फिर चेंज हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चों ये माइनस हो गया तो ये वाला डी उसे फिर खींचेगा अपनी ओर, इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ जाएगा। और वेलोसिटी इसकी बढ़ने से फिर रेडियस बढ़ जाएगा। और बच्चों इस तरह से ये रेडियस बढ़ते 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 और लास्ट में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये होता है साइक्लोट्रॉन। बच्चों एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, है ना, तो जिन बच्चों का छूट गया वो दोबारा देख ले। हमने है ना उस पॉजिटिव चार्ज को, आयन को सबसे पहले थोड़ी सी वेलोसिटी देकर इधर एंटर करवा दिया। वो है ना सेमी सर्कल में घूमा अर्धवृत्त में, और सेमी सर्कल में घूमने के बाद जब बीच वाली जगह में पहुंचा तो पोलरिटी चेंज हो गई और उधर वाली डी माइनस हो गई, उसने खींचा पॉजिटिव को, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से सर्कल का रेडियस बड़ा हो गया। अब फिर सेमी सर्कल करेगा इतनी देर में, फिर पोलरिटी चेंज हो जाएगी, फिर ये वाला डी खींचेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से वेलोसिटी बढ़ती रहती है, हर आधे चक्कर के बाद वेलोसिटी बढ़ जाती है। और बच्चों ये बहुत सारे चक्कर कर के बाहर निकलता है। तो सोचो जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी, अधिक रहेगी। जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी r बराबर mv/2v, ठीक है, qv r/m। कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा? r जो है वो इस d की, जो हमारी डिस्क थी ना, उसका रेडियस है बेटा। इतनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा और ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। बताओ पोलरिटी एसी सोर्स है बेटा, है ना, डीसी नहीं है। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट हर आधे चक्कर के बाद अपनी पोलरिटी चेंज कर लेता है बेटा, है ना। ये देखो ये एसी का सिंबल है, एसी का। एसी में पढ़ा हुआ, टेंशन मत लो आपको। डीसी होता तो पोलरिटी चेंज नहीं होती, एसी में हर आधे चक्कर के बाद पोलरिटी चेंज हो जाती है बेटा। बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर लगा देना, और v वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला वहां रख दो। तो v स्क्वायर आएगा q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। बाहर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी होगी q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। इतनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा ये। बच्चों फार्मूला जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वर्किंग में टेंशन मत लेना, क्योंकि वर्किंग जो है वो 12वीं 12th के बोर्ड में लिखनी होती है, वो हमें अब नहीं करना। इसलिए आप फार्मूले पर ध्यान दो बस, वर्किंग में ज्यादा टेंशन मत लो क्या होगा। बच्चों अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हम है ना सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, आवेशित कण की वृत्तीय गति। अब अगला मोशन है हेलिकल मोशन। हिंदी में हेलिकल ही बोलते हैं शायद, नहीं कुंडलिनी। सही बोला मैं हिंदी? यस सर। खतरनाक नाम है ना, ऐसा लग रहा है सांप की कुंडली बनाकर बैठा हूं। लिखो, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की कुंडलिनी गति। हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों थोड़ी देर मैं समझाऊंगा,
बाद में लिखना है ना, पहले समझ लो बच्चों। सर्कुलर मोशन के लिए मैंने पहली लाइन लिखाई थी उस टॉपिक में, यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये लिखाई थी, आप चेक कर लो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई तो फिर सर्कल में घूमेगा, लेकिन यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा कोई एंगल हुआ जो 90 नहीं है तो फिर हेलिकल मोशन होगा। तो पहली लाइन लिखो, यदि आवेशित कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, if angle between velocity and magnetic field is theta, यदि कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, और ब्रैकेट में लिख दो थीटा 90 डिग्री नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर बेटा थीटा 90 हुआ तो फिर सर्कल में घूमने लगेगा, जो पढ़ चुके हैं। इधर देखो बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये B है, और वेलोसिटी इधर है, ये V है, और B और V के बीच का एंगल थीटा है। बच्चों V और ये V है, ये B है, और उसके बीच का एंगल थीटा है। अगर थीटा 90 हुआ तो सर्कल में घूमने लगेगा। बच्चों वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लो, बताओ ये कितना आएगा, V का ये घटक cos theta, V cos theta, V sin theta। अब बच्चों ढंग से सुनो, V sin थीटा जो है ये B के परपेंडिकुलर है, तो V sin थीटा की वजह से तो ये सर्कल में घूमने लगेगा, लेकिन V cos थीटा जो है वो B के पैरेलल है, तो इस कंपोनेंट की वजह से ये आगे बढ़ेगा। अब तुम सोचो किसी पार्टिकल को तुम सर्कल में घुमा भी रहे हो और आगे भी ले जाते हो, घुमाते आगे ले जाओ, तो कौन सी शेप बनेगी, हेलिकल। हेलिकल। ऐसी ये घूमता भी जाएगा, आगे भी जाएगा, घूमता भी जाएगा, आगे भी जाएगा, तो ये हेलिकल मोशन हो गया। ये डायग्राम बना लो, फिर लिखाऊंगा। घूमता घूमता आगे जाएगा। लिखो बेटा इसमें, अब लिखो V sin थीटा के कारण कण वृत्तीय गति करेगा, क्योंकि V sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। हाँ, ड्यू टू V sin थीटा पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्कल, ड्यू टू V sin थीटा पार्टिकल विल मूव along a circle because V sin theta is perpendicular to magnetic field. V sin theta is perpendicular to magnetic field. V sin theta के कारण वृत्तीय गति करेगा, क्योंकि V sin theta चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आगे लिखो, V cos theta के कारण ये रेखीय गति करेगा, क्योंकि V cos theta चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। Due to V cos theta, it will move linearly along x-axis लिख दो, it will move along straight line, कुछ भी लिख दो, बहुत सारी बातें, because V cos theta is parallel to magnetic field, because V cos theta is parallel to magnetic field. आगे लिखो, hence resulting path will be helical. हेलिक्स, हेलिक्स, रिजल्टिंग पाथ विल बी हेलिक्स, अतः परिणामी पथ हेलिक्स होगा, कुंडली होगा।
बस बच्चों v sin थीटा के कारण सर्कल में घूम रहा है, v cos थीटा आगे ले रहा है, घूमता घूमता आगे जा रहा है, हो गया हेलिक्स। अब बच्चों इसमें दो फार्मूले हैं। पहला रेडियस ऑफ हेलिक्स, कुंडली की त्रिज्या। बेटा रेडियस का फार्मूला याद करो, सर्कल में घूमता था, आर का फार्मूला होता था mv अपॉन R mv अपॉन क्यूबी फार्मूला वही है, फार्मूला नहीं बदला, बस वेलोसिटी हमने v sin थीटा काम में ली है क्योंकि सर्कल में इसकी वजह से घूम रहा है, फार्मूला सेम है। बच्चों टाइम पीरियड तो चेंज नहीं होगा ना, टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो एक चक्कर में लगा समय लिखो आवर्त काल, तो t 2 पाई m अपॉन qb होगा बेटा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो t होगा 2 पाई m अपॉन qb, ये सेम आएगा। अब बच्चों एक और चीज होती है इसमें, उसे कहते हैं पिच। हिंदी में क्या बोलते हैं, कहीं कहीं हिंदी में अटक जाते हैं, क्षैतिज दूरी बोलेंगे क्या सर? बेटा क्षैतिज दूरी क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। क्षैतिज दूरी बोल रहे थे सर। हैप्पी सर 36 दूरी बोला वो, ना ना 36 घुमाव बोलते हैं सर। चूड़ी अंतराल सर दोनों सर्कल कंप्लीट होने के बाद जो डिस्टेंस जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में वो। एक शब्द में बताओ ना, हिंदी करवा रहा हूँ, मतलब मैं समझा दूंगा, मतलब नहीं पूछा, तुम मतलब एक्सप्लेन करो, हिंदी बताओ, हिंदी। सर हिंदी में भी चूड़ी अंतराल बोलेंगे क्या सर? चूड़ी अंतराल, चूड़ी और अंतराल। चूड़ी अंतराल देखो पिच चूड़ी अंतराल। अब बोलो क्या बोल रहे हो, अब समझाओ मुझे पिच क्या होती है, बोलो। सर जब मैग्नेटिक फील्ड में जब वो हेलिकल जब कॉइल करे सर, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कंप्लीट सर्कल्स के बीच में वो पिच की डिस्टेंस जो है वो। मजा नहीं आया, और कोई बताओ बेटा। ये घूमता घूमता आगे जा रहा है ना, तो एक चक्कर करते करते जितना आगे बढ़ जाएगा, ढंग से सुनना, ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो एक चक्कर में जितना आगे बढ़ जाएगा उस दूरी को x दिशा में, x डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस एक साइकिल में चलेगा वो डिस्टेंस पिच कहलाता है, चूड़ी अंतराल कहलाता है। लिखो 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 लिखो, डिस्टेंस moved by the particle along magnetic field in one time interval, one time period. Distance moved by the particle in the direction of magnetic field in one time period is called pitch. हिंदी में लिखो, एक आवर्त काल में कण द्वारा, एक आवर्त काल में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी चूड़ी अंतराल कहलाता है। बेटा पिच की वैल्यू होती है m 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये समय है और ये वेग है, वेग को समय से गुणा कर दो, दूरी आ जाएगी बस। बच्चों घबराना मत, सिंपल फार्मूला है, दूरी ये डिस्टेंस है, दूरी होता है 4 वेग गुणा समय,
वेग कितना है v cos थीटा, और एक चक्कर में समय कितना लग रहा है 2 पाई m अपॉन qv, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पिच आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पिच आ गया। चलो बस इस टॉपिक में यही दो फार्मूले हैं, एक पिच का और एक रेडियस का, रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड पिच। बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, दोनों फील्ड एक साथ लेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अभी तक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिया था, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेंगे। बच्चों एक चार्ज पार्टिकल, अच्छा हाँ ब्रैकेट में लिखो लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। बच्चों यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गति करता है तो उस पर दो बल लगेंगे, एक F बराबर QE पुराना वाला, दूसरा F बराबर QVB sin थीटा यहाँ वाला, इस चैप्टर वाला। दोनों का सदिश योग वेक्टर एडिशन लॉरेंज फोर्स कहलाता है। लिखो देखो जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, when a charged particle moves in both magnetic and electric field, when a charged particle moves in both magnetic and electric field, तो विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का सदिश योग लॉरेंज बल कहलाता है। विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का सदिश योग लॉरेंज बल कहलाता है। Then vector sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. Vector sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. तो बेटा लॉरेंज फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE और मैग्नेटिक फोर्स होगा QV क्रॉस V। अभी वेक्टर ही लिखना है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना। बच्चों इसको है ना सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पता हो। वो चीजें हम क्वेश्चन में ही देंगे। तो अब इसके अलग अलग केसेस बना लेते हैं हम। केस 1, मजा आएगा बच्चों, इसमें से डायरेक्शन का काम है। सुनो एक है ना मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन है उत्तर दिशा, ड्यू नॉर्थ। बच्चे थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना, बी जो है वो उत्तर की ओर है। और एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वेलोसिटी जो है वो है, नहीं रुको रुको रुको, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो मैं पूछूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्तर की ओर है और जो विद्युत क्षेत्र है वो पूर्व की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ईस्ट में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ में। तो बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए
अगर चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स इन दोनों का टोटल 0 आ जाए, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है क्वेश्चन। सर एक बार बताइए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू नॉर्थ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू ईस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताना है ताकि नेट फोर्स 0 आ जाए। बच्चों कुल बल 0 होना चाहिए, तो वेलोसिटी बताओ किधर आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तुम पॉजिटिव ले लो, दोनों से सेम आता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट, ईस्ट पूर्व दिशा में। हाँ यस सर। सर साउथ, है बेटा? वेलोसिटी साउथ में आएगा। नहीं बेटा, साउथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में है तो वेलोसिटी साउथ में होगा, तो चुंबकीय बल 0 हो जाएगा, फिर तो विद्युत बल बचेगा ही बचेगा, 0 नहीं होगा टोटल। इसलिए साउथ में। सर वेस्ट, सर वेस्ट आएगा क्या? क्या? वेस्ट आएगा, पश्चिम? नहीं, वेस्ट भी नहीं आएगा सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट। सर ईस्ट के साइड नहीं। राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। हाँ ईस्ट ही तो है। आंसर आएगा अपवर्ड, ऊपर की ओर। मैं बताता हूं, देखो आप ऐसे करो, आई कैप, जे कैप, के कैप की हेल्प लो आप। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरब की ओर, पूरब को हम आई कैप लेते हैं, है ना, ईस्ट को हम आई कैप लेते हैं। मुझे इसको 0 करना है, इन दोनों का टोटल 0 करना है, तो QE इसको आई कैप लिख दो, प्लस Q, B मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। और B कहाँ है? नॉर्थ में। नॉर्थ को क्या लेते हैं? सर जे कैप। जे कैप ले लो, ये जे कैप ले लो, और नेट 0 करना है। बच्चों इसे उधर ले जाओ, माइनस आई कैप हो जाएगा, तो ये Q B क्रॉस, ये B बाहर ले लो, जे कैप, और इसको उधर ले जाओ, माइनस QE आई कैप। क्यों कट गया बच्चों? क्यों कट गया? इसलिए अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता। बस अब लास्ट स्टेप है इसके बाद। बच्चों लिखने पर अभी ध्यान मत देना, अभी समझने पर ध्यान दो। क्यों कट गया? तो हमारा एक लाइन आ गई बी क्रॉस जे माइनस ई माइनस आई के, माइनस, बेटा माइनस को अंदर ले गया। बच्चों अब आप याद करो यहां पर क्या लिखूं ताकि वो माइनस आई आ जाए, याद है? के क्रॉस जे प्लस आई होता था, माइनस आई। के क्रॉस जे क्या होता था? ये भी भूल गए, माइनस आई। माइनस आई। इसका मतलब यहाँ पर के कैप आएगा, क्योंकि के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप होता है। तो हमारी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी बेटा? के कैप, और के कैप कहाँ होता है? ऊपर की ओर। इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड। बच्चों आपके लिए ये वाला मेथड आसान है, वैसे और भी तरीके हैं, कल और डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। आज समय भी हो गया ना, तो कई बार क्या होता है जाते जाते चीजें फास्ट हो जाती हैं, तो हम कल रिपीट कर लेंगे, कल यहीं से शुरुआत करेंगे।
तो आज का लेक्चर मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके सर, बाय।